नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम क्लास 11th हिंदी गद्य खंड का 5वां चैप्टर पढ़ते हैं, जिसका टाइटल लिया गया है गलता लोहा। और शेखर जोशी जी ने इस पाठ को लिखा हुआ है। अभी आपने पिछले वीडियो में दूसरा चैप्टर सुना था मियां नसरुद्दीन। उसके बाद के जैसे अपू के साथ 2.5 साल, ये इस साल आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए ये 5वां चैप्टर अब आप आगे आपके कोर्स में दिया गया है गलता लोहा। इसका पहला भाग आपको सुनना है। जानते हैं ये शेखर जोशी जी जो हैं, इनका जन्म 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, जो उत्तरांचल में है इस समय अल्मोड़ा, वहां पर इनका जन्म हुआ था। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा, उस समय के कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखना शुरू की हैं। और देखते देखते कहानी की जो विधा थी, कहानी की जो विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई है आज के समय में। उस पूरी उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। तो आप लोग ये जान गए कि जो शेखर जोशी जी हैं, ये नई कहानी आंदोलन के समय के ये रचनाकार हैं, लेखक हैं। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान भी अन्य लेखकों की तरह इनका भी अन्यतम है, श्रेष्ठतम है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। समाज का मेहनतकश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली का प्रयोग किया है। सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ने और प्रस्तुत करते हैं। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। शेखर जोशी जी जो है, इनकी कहानियां आप अगर कोई भी कहानी इनकी शेखर जोशी जी की पढ़ें तो विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश, रूसी में भी अनुदित हो चुकी हैं इनकी कहानियां शेखर जोशी जी की। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है इनकी कहानी पर आधार करके। लेकिन आज हमें इनकी एक कहानी पढ़ना है ऐसी, जिसका टाइटल दिया गया है गलता लोहा। जो ये गलता लोहा है, ये शेखर जोशी जी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है, जो इस पाठ को पढ़ने से आपको सुनने को मिलेगा। समाज के इसमें क्या दर्शाया गया है, थोड़ा सा संक्षिप्त इसकी सार सुन लीजिए। समाज के जातिगत विभाजन पर, जातिगत विभाजन, समाज आज जातियों में बट गया है। हम ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये हरिजन है, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। तो समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी जी के लेखन में अर्थ की गहराई, उन्होंने क्या लिखा, उसकी गहराई क्या है, वो क्या समझाना चाहते हैं समाज को, तो उस गहराई का दिखावा एवं बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीरता से भरा हुआ उसका वास्तविक अर्थ, अगर उसका सार समझ लें आप तो गंभीरता से भरा हुआ उतना ही गांभीर्य है। लेखन की किसी मुख्य टिप्पणी के बिना ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि एक मेधावी, इस पाठ में आपको सुनने को मिलेगा कि एक मेधावी छात्र जो अपने पढ़ाई के समय में बहुत ही होशियार था, बहुत ही योग्य था, किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक, निर्धन ब्राह्मण, गरीब था वो ब्राह्मण, तो निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन पढ़ाई में बहुत योग्य था, बहुत कुशल था, लेकिन पैसे की आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ही कमजोर थी। तो निर्धन ब्राह्मण था, गरीब ब्राह्मण का बेटा था मोहन। किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर क्या करता है वो, एक समय धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। धनराम लोहार जो बचपन का उसका मित्र था, धनराम लोहार का काम करता था, लोहार जाति का था, उसके ऑफर पर जाकर के बैठ जाता है। इतना होशियार होने पर अपने समय पर उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है।
मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करना प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। तो ये कुछ सार था। तो ये सार, पूरा सार कैसा जातिगत भेदभावों में समाज बटा हुआ है। हम बड़ी जाति के होकर के भी निम्न जाति का कार्य जो वो लोग करते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते? हम भी इंसान हैं, हम भी उन जैसा कार्य कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ इस कहानी में दर्शाया गया है। इसको आपको सुनना है ध्यान से। अब सुनिए ध्यान से, इस पाठ को हम शुरू करते हैं। एक समय की बात, जो बहुत होशियार बच्चा था ब्राह्मण जाति का, जिसका नाम मोहन था, पढ़ाई लिखाई जब उसकी छूट गई तो अब उसने सोचा कि अब तो हमें भाई काम करना चाहिए। बिना कार्य किए हम कैसे कार्य हमारा बनेगा, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? तो कोई ना कोई कार्य करना है। तो पढ़ाई लिखा में होशियार था, लेकिन आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण उसको सिर्फ खेती किसानी के काम में ही लगना पड़ा। तो खेत उसके जो थे, उसके चारों तरफ कटीली झाड़ियां लग गई थी। ये बड़े होने की बात बता रहे हम, जब बड़ा हो गया वो अपना कार्य करने लगा। तो कटीली झाड़ियों को काटने के लिए कि इनको काट दें, ये खरपतवार जो हर्बेरियम उग आई है इसको हम अलग कर दें। तो उसका जो हंसिया था उसकी धार कमजोर पड़ गई थी। तो उस धार लगाने के लिए, हंसिया की धार बनवाने के लिए, आज बड़ी जाति का होने के बावजूद, पंडित जाति का होने के बावजूद भी उसके पैर सीधे खेत तरफ नहीं गए, अनायास शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गए, जहां पर कारीगर लोग रहते थे, काम करते थे, लोहार थे, बढ़ई थे, यानी कि कामगार लोग वहां पर रहा करते थे शिल्पकार टोले में। उस तरफ को उसके पैर मुड़ जाते हैं। उसको याद आती है अपने बचपन के मित्र की, कि मेरा एक बचपन का मित्र जो हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, जिसका नाम धनराम था, वो लोहार जाति का है और हमारे इस लोहे की इस हसुए में वो धार लगा देगा। तो हमें अपने मित्र के पास आज पहुंचना है। और जानते हैं आप लोग, पहले के समय में अगर बड़ी जाति के हम हैं तो नीची जाति वालों के पास जाते नहीं थे लोग। इतना भेदभाव था, इतना जातिगत भेदभाव। आश्चर्य मानते थे कि अरे ये पंडित जाति का, हम लोहार चमार नीची जाति के लोगों के पास ये कैसे आ गया आज? ठीक है ना। तो लोग बाग आश्चर्य करते थे, जाते नहीं थे। तो उस दिन जो वो मोहन था बच्चा ब्राह्मण जाति का, उसके पैर अनायास ही शिल्पकार टोले की तरफ मुड़ गए पैर उसके शिल्पकार टोले कि नहीं, मुझे तो अपने मित्र के पास जाना है, वो इस हसुए में धार लगवाना है। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के ऑफर की वह अनगूंज शेष थी कि मेरा एक मित्र रहता है धनराम, जो लोहार जाति का है और इस समय पूरी तरीका से लोहारगिरी का काम वो सीख गया है, लोहे का काम करने में कुशल हो गया है। तो जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। कहीं दुकान अगर जा रहा है, दूर से लोहे इत्यादि की जैसे थप थप की, उसकी धपाक की आवाज, जैसे हथौड़े से लोहे को पीटा जा रहा हो, वो सुनाई देती थी। कहीं भी खेत पे चला जा रहा तो थोड़ी दूर पर ही वो शिल्पकार टीला था, तो लोहार लोगों का लोहे पर काम करने की उनकी आवाजें, लोहे की आवाजें उसके कान में गूंजती रहती थी। कैसे करते थे लोहार लोग काम? निहाई पर रखते थे लोहे को। लाल गर्म लोहा, पहले लोहे को खूब गर्म किया जाता, जब लाल हो जाता निहाई पर रख दिया जाता। फिर हथौड़े की धप धप आवाज, जब पीटते थे हथौड़े से उस गर्म लोहे को तो उसकी आवाज थोड़ी बदली हुई लगती थी, वो धप धप स्वर सुनाई देता था। लेकिन जब वही लोहा जो गर्म था उसमें धप धप की आवाज, जब लोहा ठंडा हो जाता था फिर उसको हथौड़े से चोट लगाई जाती तो उसका स्वर ठनकता हुआ सा स्वर उसका सुनाई देता था। निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान जाता था। रोज रोज का सुनना तो इतना कुशल हो गया था मोहन, पता चल जाता था कि आज गर्म लोहे पर थाप लगाई जा रही, गर्म लोहे को पीटा जा रहा, क्योंकि इसकी धप धप की आवाज सुनाई दे रही। अगर खनकती हुई आवाज लोहे की सुनाई देती तो वो मोहन महसूस कर लेता था कि आज ठंडे लोहे पर आघात किया जा रहा है। तो उस दिन वो मोहन एक हंसिया लिया था अपने हाथ में, तो लंबे बैंट वाले हंसुए के लेकर के, जिसकी लंबी बैंट थी, लंबा सा हंसिया था, उसकी बैंट भी लकड़ी लगी हुई थी जो बैंट के रूप में, वो भी काफी लंबी थी। तो वह लेकर के घर से निकला कि आज मैं खेत बाद में जाऊंगा, पहले अपने मित्र धनराम के पास जाऊंगा जो बचपन में मेरे साथ पढ़ता रहा, और इस हंसिये की धार कमजोर हो गई है और हमारे खेत के चारों तरफ कटीली झाड़ियां उगाई हैं, उनको काटना है, तो इस हंसिये से काम बनता नहीं है, इसलिए हम इसकी धार लगवाए आएंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर के वह अपने घर से निकला हुआ था कि खेतों के किनारे उग आई
कांटेदार झाड़ियों को काट छांट करके उसको काटेंगे, हम छांटेंगे और साफ करेंगे अपने खेत को। बूढ़े मुंशी जी के बूते का अब यह काम नहीं रहा था। बूढ़े मुंशी जी, बूढ़े मुंशी जी कौन? उसी मोहन के पिताजी, बुजुर्ग हो चुके थे, बूढ़े थे, पंडित जाति के थे, है कि नहीं, अपनी युवावस्था में। तो उन्होंने बहुत कार्य किए, पुरोहिताई करी, पंडिताई के कार्य किए, लेकिन अब बूढ़े हो गए तो उनका शरीर अशक्त हो चुका था, शक्ति उनकी क्षीण हो रही थी, ठीक है ना। तो बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब यह काम नहीं था कि घर गृहस्थी का काम अब बूढ़े होकर के भी काम करते रहे। अब तो लड़के को ही काम करना था, मोहन को। तो यही बहुत बड़ी बात है कि उन बूढ़े मुंशी जी ने, उन वृद्ध ब्राह्मण ने जन्म भर पुरोहिताई का काम किया, जन्म भर पंडिताई का कार्य किया। तो पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था। जो पंडिताई करते थे, पुरोहिताई करते थे, उससे जो कुछ उन्हें आमदनी हो जाती थी, जो भी दक्षिणा प्राप्त हो जाती थी, उसी से अपनी घर गृहस्थी को वो चलाया करते थे। तो पूरी जिंदगी उन्होंने वो पंडिताई पुरोहिताई की। वह भी अब वैसे कहां कर पाते हैं, अब तो बुजुर्ग हो गए, शरीर भी नहीं चल रहा है, थकान हो जाती है, तो अब वो पंडिताई भी ज्यादा नहीं कर पाते हैं। यजमान लोग, लेकिन जो उनके यजमान हैं, यजमान माने जिनके यहाँ अपने युवावस्था में वो जाया करते थे, जब उनका शरीर ठीक ठाक था, उनके यहाँ पूजा पाठ करवाने जाते थे, वो उनके यजमान जो उनको मानते थे, उनसे ही कार्य करवाते थे, पूजन पाठ। तो उनके जो यजमान थे पहले के, उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं। अभी भी बूढ़े हो गए हैं, लेकिन लोग बाग उन पर श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा करते हैं उनके प्रति। उनके बुढ़ापे का जर्जर शरीर, लेकिन वो वृद्ध ब्राह्मण बूढ़े वंशीधर जी, उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो चुका है, बिल्कुल कमजोर हो चुका है, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन चुके हैं। अब उतना कठिन श्रम, उतनी कठिन मेहनत जितनी वो करते थे पहले, उतनी नहीं कर पाते हैं। अब जानते हैं पंडित लोग जो पूजा पाठ कराते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, उन्हें व्रत उपवास भी रहना पड़ता है। तो अब लेकिन बुढ़ापे की स्थिति आ गई पंडित जी की, तो उतना व्रत उपवास भी वो नहीं झेल पाते हैं। सुबह सुबह जैसे उनसे सहारा पाने की नियत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर के कहा, उस दिन जिस दिन ये हंसिया लेकर के जा रहा अब अपने मित्र के यहाँ, उस दिन ये सुबह पंडित जी बूढ़े ब्राह्मण थोड़ी जल्दी उठ गए, गहरा निश्वास लिया, गहरी श्वास अंदर खींची और अपने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहते हैं, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था। गहरी सांस ली, उठे पंडित जी सुबह सुबह, और उनको आज एक काम याद आ गया कि बेटा अब मैं क्या करूं, मेरा शरीर तो अब जर्जर हो गया है, वृद्ध हो गया है, लेकिन आज भी हमारे एक बहुत पुराने यजमान हैं जिनके हम शुरुआत से ही पूजा पाठ करवाने जाया करते थे। आज हमको फिर से गणनाथ गणनाथ जाना है और चंद्रदत्त जी के लिए हमें रुद्र पाठ करना है, भगवान रुद्र को खुश करने वाला रुद्री पाठ उनके यहाँ करवाना है। लेकिन अब मुश्किल ही लग रहा है, कैसे करेंगे, कैसे उनके घर तक पहुंचेंगे। यह 2 मील की सीधी चढ़ाई, उनका घर कहाँ है, चढ़ाई पर है, 2 मील हमें चढ़ाई चढ़ना पड़ेगी ऊपर, तब उनका घर प्राप्त होगा चंद्रदत्त जी का। तो कैसे चलेंगे, अब हमारे बूते का ये काम नहीं रहा। एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता। अपने आप में सोच रहे वो कि अब क्या करें, अब कैसे उनके यहाँ जाएं, कैसे हम रुद्र पाठ करवाएं। अब एकाएक मना भी नहीं कर सकते, इतने वर्षों से हम उनसे जुड़े हुए हैं, वो हमारे यजमान जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं इतने वर्षों से, तो एकाएक मना भी नहीं किया जा सकता। कुछ समझ में नहीं आता, अब मैं क्या करूं। तो वहां पर खड़ा उनका बच्चा खड़ा था, वृद्ध वंशीधर जी का, मुंशी जी का बच्चा खड़ा था। तो मोहन, जिसका नाम था मोहन, जिसकी बात चल रही, जो लोहे लेकर के, हसुआ लेकर के शिल्पकार टीले की तरफ जा रहा था, मोहन उनका आशय न समझता। तो ऐसी बात नहीं कि आशय नहीं समझ रहा, उनका अर्थ कहने का क्या है कि बेटा अब मैं तो वृद्ध हो गया हूं, अब ये सब काम तुम्हें संभालना चाहिए, तुम्हें ही ये कार्य करने चाहिए। तो लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसे अभ्यास नहीं था। मोहन ने ये काम कभी किया नहीं था, ना सीखा था, वो तो पढ़ाई में मस्त रहता था, लेकिन वो पढ़ाई में बहुत होशियार चलता था जब तक स्कूल में रहा। तो उसकी समझ में नहीं आता था कि हाँ, पिताजी का कहना तो भाई ठीक है, जिंदगी भर इन्होंने पंडिताई की, पुरोहिताई की, लेकिन मैंने इनका ये गुण सीख नहीं पाया, अब मैं भी कैसे करूंगा। नहीं तो पिताजी का हाथ बटाता, पिताजी से कहता कि नहीं पिताजी आप ना जाइए, ये अनुष्ठान करवाने, ये रुद्र पाठ करवाने आज मैं जाऊंगा आपकी जगह पर। तो उस मोहन को पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का उसको अभ्यास नहीं था, क्योंकि उसने कभी किया नहीं था, और न वैसी गति
कि उस तरीका से संस्कृत के श्लोकों का वाचन कर सके, वैसा उसको अभ्यास नहीं था। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। अब क्या करे बेचारा, भाई आपने कार्यक्रम लिया है रुद्रपाठ करने का, तो अब तो जाना ही पड़ेगा, और मेरे भरोसे आप क्या रहेंगे? अगर मेरा कोई बस चलता तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा, लेकिन मैं असमर्थ हूं, ये कार्य मुझसे बनता नहीं है। जैसे हवा में बात कह दी हो वैसे ही अनुत्तरित रह गई। मन में तो इच्छा थी कि पिता का सहयोग करें, लेकिन वो कार्य उसने सीखा ही नहीं था पंडिताई का, पुरोहिताई का, तो भाई कैसे करें? तो अनुत्तरित बात रह गई उसकी। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला। बस इतना उसने जरूर संभाल लिया कि पिताजी ठीक है, आप पंडिताई के लिए चले जाइए, लेकिन आज आप खेतों पर नहीं जाएंगे, है कि नहीं? आपकी जगह आप खेत पर, मैं जाऊंगा, मैं खेतों पर काम करूंगा। तो खेतों की ओर चला गया कि खेत पर जाना है मुझे। अपने पिताजी का हाथ थोड़ा तो बटाना ही है कार्य में, लेकिन हंसुए की धार पर जब हंसिया लिया उसने खेत पे जाते समय और उसकी धार पर हाथ फेरा, तो उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो गया है, बिल्कुल उसमें धार नहीं है हंसुए में। तो कैसे बताओ कटाई होगी? कैसे हम कटीली झाड़ियों को हम काटेंगे? कैसे अलग करेंगे झाड़ियों को? तो वो हंसिया लेकर के चल दिया अपने खेतों की तरफ, लेकिन जहां से उसको लोहे की आवाज सुनाई दी, धप धप की आवाज सुनाई दी, तो सुना कि भाई ये तो शिल्पकार टोले से आवाज आ रही है और हम हंसिया लिए हैं, और यहां पर अगर चले जाएंगे तो हम अपने मित्र से मिलेंगे धनराम से, और उससे हम ये धार बनवा लेंगे, तो हमारा जो हंसिया है इसकी धार अच्छी हो जाएगी और अच्छी से हम ये कटाई कर देंगे झाड़ियों की। तो धनराम क्या किया, जब वहां पहुंचा वो शिल्पकार टीले में, धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा था। जब मोहन पहुंच गया वो हंसिया लिए धनराम के पास, अपने मित्र के पास, तो देखा कि हमारे बचपन का मित्र जो हमारे साथ साथ शिक्षा प्राप्त करता था, विद्यालय में हम लोग एक साथ पढ़ते थे, आज हमारा धनराम वो मित्र लोहार का लड़का अपने बाएं हाथ में धोंकनी फूंक रहा है, बाएं हाथ में धोंकनी पकड़े है और फूंक रहा है, और दाएं हाथ से क्या कर रहा है, भट्टी में गर्म लोहा कर रहा है, भट्टी में लोहा रखे है उसको गर्म कर रहा है, उसको उलट पलट रहा है। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर के ऊपर बैठ गया, चुपचाप, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं किया कि हमारा मोहन, हमारे ये धनराम जो मित्र है अभी कार्य कर रहा है, इसमें इसको रोक टोक अभी नहीं करना चाहिए। तो चुपचाप अभी उसको बिना बताए एक कनस्तर रखा हुआ था, उस कनस्तर के ऊपर वो बैठ जाता है और कारीगरी को पारखी निगाहों से देख रहा है। जो वो कार्य कर रहा था धनराम लोहार का लड़का, उसकी कारीगरी को, उसके कार्य को बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी अच्छी तरह से बारीकी के साथ उसको वो देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा। अब जहां से मोहन ने धनराम को देखा, धनराम ने मोहन को देखा, तो वो क्या सोचते हैं कि हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों मित्र हैं। अब क्या करना चाहिए, अपने बचपन की बातें उन्हें याद करने लगे, अपने पढ़ाई के समय की बातों को याद करते हैं और बातें करते हैं कि मास्टर त्रिलोक सिंह, हाँ धनराम, हाँ भाई मोहन, हमारे मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे जो हमको पढ़ाया करते थे विद्यालय में, स्कूल में, तो मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा धनराम से। वे दोनों अब जहां से एक दूसरे को आमने सामने देखा दोनों मित्र ने, तो बचपन की बातें याद आ गई। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, वही पुरानी बातें, वही बचपन की बातें वो दोहराने लगे। धनराम की आंखों में एक चमक आ गई, धनराम की आंखों में, जो लोहार का लड़का था, लोहे का काम कर रहा था, अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह बोला, अरे मां साहब भी क्या आदमी थे लला। मोहन से कहते हैं धनराम, वो लोहार का लड़का पंडित के लड़के से, कि वो भी क्या मास्टर साहब थे, कितने अच्छे मास्टर साहब थे, अभी पिछले साल ही गुजर गए हैं, उनका देहावसान अभी पिछले साल ही हुआ है। अरे सच कहूं, आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा रहता था, आखिरी दम तक, जब तक वो गुजर नहीं गए। अगर उनके हाथ में बुढ़ापे में भी हमने छड़ी देख ली तो डर, कि स्कूल में हमको कितना पीटा करते थे, कितना छड़ी से मारा करते थे। दोनों हो करके हंस दिए, बचपन की यादों को, बचपन की बातों को याद करके दोनों को हंसी आ जाती है, अपने पुराने बचपन की याद करके। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए, ख्यालों में खो गए हों अपने स्कूल के, कि कैसे हम पढ़ाई किया करते थे, कैसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते थे, कौन कौन से बच्चे हमारे साथ पढ़ा करते थे, कौन कौन से टीचर हमको पढ़ाया करते थे। लगता था कि दोनों व्यक्ति, दोनों भाई, यानी कि दोनों मित्र किसी पुरानी दुनिया में खो गए हों। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच करके त्रिलोक सिंह
स्कूल की चार दीवारी में उतरते हैं। याद करते हैं बचपन की स्कूल के पढ़ाई के समय की बात कि गोपाल सिंह की दुकान जाया करते थे हमारे मास्टर साहब त्रिलोक सिंह जी, और हुक्का की आखिरी हुक्का पीते थे। वहां पर हुक्का पिया उन्होंने और हुक्के के कस खींच करके स्कूल की चार दीवारी में आते थे। स्कूल के अंदर वो प्रवेश करते थे। थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, यहां से वहां छड़ी लेकर के दौड़ते। उनका डर था सभी बच्चों को, स्कूल में जितने बच्चे पढ़ते थे सबको उनका डर था, उनकी छड़ी का बहुत डर था, बहुत डरते थे उनसे लड़के। तो थोड़ी देर पहले तक वो धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ जाता। कई पेड़ लगे थे स्कूल में, इतने शरारती बच्चे, कई बच्चे शरारती थे, पेड़ों की टहनियों पर हाथ पकड़ करके झूलते थे जैसे बंदर झूलते हैं। तो जहां से देखा इन शरारती लड़कों ने कि हमारे मास्टर साहब त्रिलोक सिंह की स्कूल में प्रवेश कर गए, तो तुरंत दौड़ के भागते थे वो। उनकी चेहरा देखते ही, त्रिलोक सिंह मास्टर साहब का चेहरा देखते ही बच्चों को सांप सूंघ जाता, बहुत डरते थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? अरे लड़कों, तुम लोग यहां से वहां दौड़ रहे हो फील्ड में, क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली भगवान की? यह जानते हुए भी यदि प्रार्थना की गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका संवेद स्वर पहुंचता ही। बच्चे समझते थे कि मास्टर साहब बताओ तो कैसा प्रश्न करते हैं, अगर हमने प्रार्थना कर ली होती तो गोपाल सिंह की दुकान पर ये हुक्का पीते हैं, तो हम लोग सब इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना की आवाज इनके कानों तक तो पहुंचती ही। तो आवाज, हमने प्रार्थना तो की नहीं, तो आवाज तो पहुंची नहीं इनके कान तक, फिर भी ये पूछ रही है प्रार्थना किया कि नहीं किया आपने। त्रिलोक सिंह घूर घूर कर पूछते लड़कों से सवाल, जब स्कूल में आ जाते घूर घूर कर एक एक लड़के को देखते। फिर वही कड़कदार आवाज, जोरदार आवाज थी, बहुत वजनदार आवाज थी, मोहन नहीं आया आज? उसी मोहन लड़के को पूछते जो पंडित जाति का था। मोहन नाम के लड़के के लिए रोज पूछा करते थे। अच्छा, क्यों पूछते थे? अगर क्लास में, स्कूल में कोई बहुत ही होनहार अच्छा बच्चा होता है तो सभी मास्टर उससे स्नेह करते हैं, उनसे पूछते मोहन नहीं आया आज, क्योंकि मोहन उनका चहेता शिष्य था, बहुत चाहते थे मोहन को बहुत चाहते थे वो त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जी। तो पूछते मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का था, पंडित जाति का था और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का बालक था, बहुत ही अच्छी बुद्धि थी, अच्छा दिमाग था उसका मोहन का। पढ़ने में ही नहीं, पढ़ने में तो बहुत होशियार था ही वो, लेकिन इसके साथ साथ गायन में भी बेजोड़, उसकी बहुत ही सुरीली आवाज थी, मधुर आवाज थी, गायन में भी उसका जोड़ मिलाने वाला उस स्कूल में कोई नहीं था। तो त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था, पूरे स्कूल का। हम लोग तो एक क्लास का मॉनिटर बनाते हैं, उन्होंने पूरे स्कूल का मॉनिटर उस मोहन नाम के लड़के को ही बना दिया था। अच्छा, वही सुबह सुबह फिर वो जब त्रिलोक सिंह मास्टर जी पहुंचते थे तो वो प्रार्थना कराया करते थे बच्चों को। आप लोग समझ रहे हैं, दोनों मित्र बातें कर रहे हैं आपस में, अपने बचपन की बातें, स्कूल की बातें, कि हम लोगों को फिर वही त्रिलोक सिंह मास्टर जी प्रार्थना कराया करते थे कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। ये वाली प्रार्थना जो पहले हुआ करती थी का पहला स्वर, अच्छा बहुत अच्छा स्वर था उस मोहन का, तो सबसे पहले आगे की लाइन में वो मोहन लगा करता था और उसके साथ में 2-3 लड़के और जिसकी आवाजें अच्छी थी उनको लगाया करते थे। तो पहला स्वर उस मोहन का ही उठा करता था, मोहन ही पहली आवाज में ये लाइन बोलता था और सभी बच्चे उसका अनुसरण करते हुए उसको दोहराया करते थे मोहन को लेकर के। अच्छा, मोहन बहुत होशियार था, हर चीज में होशियार था, शिक्षा में भी, गायन में भी और कई क्षेत्रों में उसकी बुद्धि बहुत कुशाग्र थी। तो जो मास्टर त्रिलोक सिंह जी थे ना, वो खाली त्रिलोक सिंह नहीं, उस स्कूल में जितने मास्टर भी पढ़ाया करते थे, जितने शिक्षक गण थे, सभी की वो खास तौर से त्रिलोक सिंह मास्टर साहब जी की, उनकी बड़ी उम्मीदें थी इस मोहन पर। ये बड़ा होकर के बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ी सर्विस में जाएगा, ऐसी उम्मीदें करके बैठे थे वो। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल अगर नहीं आता था, कोई सवाल उसको नहीं आता था, किसी बच्चे को कोई सवाल नहीं आ रहा, गलत हो गया, तो वही सवाल वे मोहन से पूछते थे। मोहन से पूछते कि मोहन तुम उठो बेटा, इसका सवाल तो बताइए आप, देखो इस लड़के से सवाल नहीं बन रहा है, आपको सवाल बताना है, आप बताइए। उनका अनुमान सही निकलता, मोहन तुरंत सही सवाल लगा देता, यानी इतना योग्य था वो लड़का। मोहन ठीक उत्तर देकर के उनको संतुष्ट कर दिया करता, यानी कि मास्टर फिर बहुत खुश रहते थे। और तब वे उसे, उस फिसलटी बालक को दंड देने का भार भी मोहन को डालते, जिससे सवाल नहीं बनता था। अब उस लड़के को दंड भी देना है कि भाई तुमसे सवाल नहीं बना, अब तुम्हें सजा मिलेगी।
तो सजा देने का अधिकार भी, सजा देने का भार भी वो त्रिलोक सिंह मास्टर साहब मोहन को भी देते कि मोहन जो भी सजा तुम्हें देना है इस लड़के को वो तुम दो, क्या सजा देना है इसको, उस पर ही उसका भार डाल देते। पकड़ इसका कान, मोहन से ही पकड़वाते वो त्रिलोक सिंह मास्टर साहब। मोहन, इस लड़के का ये फिसड्डी लड़का है, देखो तो इससे छोटे छोटे सवाल ही नहीं बनते, पकड़ तो इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, 10 उठक बैठक लगवाओ इससे। वे आदेश दे देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था, यानी कि वो भी फिसड्डी था धनराम, जो आज लोहार का काम कर रहा है, जो दोनों बातें कर रहे हैं, वो भी एक फिसड्डी था, बहुत कमजोर था पढ़ाई में। तो धनराम को भी सजा मिलती थी, वही मोहन सजा देता था उनको। त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे। जितने बच्चे थे क्लास के, मोहन के हाथों कई बार बैंत की सजा प्राप्त कर दी, कई बार बैंत मोहन ने खा ली उनके हाथों पर, मास्टर साहब के कहने पर। या कान खिंचवाए, कई बच्चों के कान खिंचवाते थे वो मास्टर साहब। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। जितने बच्चे थे, और खास तौर से ये धनराम जिसकी बात चल रही है, बचपन से थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या थी कि भाई ये कैसा, ये बहुत होशियार चलता है कि नहीं, हम इतने होशियार नहीं हैं, बताओ तो यही हमें छड़ी मारता है, हमारे कान खींचता है, तो थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी। लेकिन फिर भी जो धनराम लड़का था, अंदर से उससे स्नेह करता था, मोहन से प्रेम करता था, सम्मान का भाव था। इसका एक कारण यह भी था, क्यों सम्मान करता था, कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता कि हम नीची जाति के, हम लोहार जाति के हैं और वो पंडित जाति का है, और पंडित श्रेष्ठ होते ही हैं, तो जातिगत हीनता उसके मन में भरी हुई थी, हम नीची जाति के, हमेशा नीचे ही रहेंगे। इसके कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा कि इससे हमें बदला लेना है, ऐसा करना है, ये हमें छड़ी मारता है तो हम बदला लेंगे, कभी भी प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर साहब यह भी कहते थे कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा, बहुत बड़ा आदमी बड़ा होकर के बनेगा और स्कूल का और अपने घर का नाम ऊंचा करेगा। तो धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं थी कि अब हम इससे बदला क्या लें। तो अभी इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करेंगे, ठीक है ना। आगे का वीडियो क्या होता है ये अगले वीडियो में अपलोड हम करेंगे। अभी इस पार्ट को यहीं समाप्त करते हैं। इस पार्ट को आपको बार बार सुनना है, समझना है। धन्यवाद।